Good evening, sir. Good evening. Yes, can you hear everybody? हेलो गुड Yes, इवनिंग सर। sir. Good evening. कार्तिक आ Yes, गया, sir. अरे वाह, वेरी गुड। ये तो बहुत ईद का चांद निकल गया आज तो। यस, कार्तिक कैन यू हियर? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आज तुम एकदम समय टाइम पर आए हो। सर मैं यस, तो टाइम से पहले बैठा था आज। अच्छा ठीक है। तुम्हारे लिए तो ये टाइमिंग चेंज हुई थी, वरना तो टाइमिंग चेंज नहीं होती है। यस, ओके। थैंक यू सर। देखो, अगर ये मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो तुम लोगों को पता है वेट हमेशा कहाँ लगता है? तो वेट नीचे. हमेशा नीचे की साइड लगता है, एम आई राइट? तो इसका मतलब ये इसका एम जी हो जाएगा, एम आई राइट? Yes, sir. देखो, अगर मैं इसे इंक्लाइन नहीं करता तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता, ठीक है। अब जब तुमने इस वाले को एंगल को उठा दिया है 30 डिग्री, तो ये ऑब्जेक्ट भी तो 30 डिग्री ऊपर उठ गया होगा, एम आई राइट? Yes, खुद sir. सोचो, जब ये पहले जमीन पे रहा होगा तो ठीक है, लेकिन अब जब तुमने इसको सरफेस को 30 डिग्री पे पहुंचा दिया है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो भी तो 30 डिग्री टेढ़ा हो गया होगा, राइट? तो इसका मतलब ये अपने नॉर्मल से कितना कितना टेढ़ा हो गया? ये भी तो 30 डिग्री टेढ़ा MG हो गया। का. अरे मतलब 30 डिग्री हो गया ना ये भी टेढ़ा। अच्छा. इसका मतलब जितना 30 ये होगा उतना ही 30 ये भी होगा, मैंने बताया था ये बात। याद आ रहा है Yes, कुछ कुछ? ठीक है। yes. अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये एम जी है तो फिर ये क्या बन जाएगा जिसके साथ थीटा MG अटैच होता है? cos वेरी गुड, 30. बिल्कुल। तो ये मेरे पास एम जी कॉस थीटा मतलब 30, और ये वाला कॉम्पोनेंट क्या बन जाएगा? MG sin 30. वेरी गुड, ये बन जाएगा मेरे पास एम जी साइन थीटा, ठीक है। और ऊपर अच्छा, और नॉर्मल और लगेगा. और बॉडी के नॉर्मल हमेशा क्या लगता है? नॉर्मल लगता है सर. हाँ नॉर्मल, हाँ परपेंडिकुलर क्या अच्छा, लगता है? आपकी पे क्या हाँ, क्वेश्चन था? नॉर्मल लगता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक चीज साफ साफ दिख रही है कि n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? MG. इक्विलिब्रियम एम जी, एम जी। सॉरी, MG cos 30. वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर ये फिसल रहा होगा, तो एक चीज तुम लोगों को पता है, अगर ये नीचे की साइड फिसलते हुए आ रहा होगा तो पीछे की साइड एक फोर्स लग रहा होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन. ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये फ्रिक्शन एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो आज हम अपना नया टॉपिक लेके चलेंगे। तो ये जो पीछे की साइड फोर्स लगता है, इसी को हम फ्रिक्शन बोलते हैं, ये बात सब बच्चे जानते हैं, एम आई राइट? यस। फ्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है तुमने पढ़ा होगा ना पहले कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन से क्या लोग तुम लोग समझते हो? सर, जो रोकने की कोशिश करते हैं. हाँ, जो रोकने की मतलब एक कहना इसे जो बैकवर्ड लगता है, जो पीछे की Yes, साइड sir. फोर्स लगता है अगर तुम आगे फिसलते हुए जा रहे हो, राइट? Yes, तो sir. इसका मतलब कहना ही से इट इज अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन। ये एक Yes. ऐसा फोर्स है जो कि अपोज करता है मोशन को, ठीक है। सो वी कैन से द अपोजिंग फोर्स। अगर तुम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अगर वो रुक गया है, ठीक है, अपोजिंग फोर्स अगेंस्ट द मोशन, मोशन के अगेंस्ट जो होता है। और ऐसा नहीं है मोशन के अगेंस्ट, अगर कोई कोई से मान लो मैं एक जगह पे रुका हूँ राइट नाउ, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये भी एक फ्रिक्शन की वजह से है, मैं फिसल क्यों नहीं रहा हूँ ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट राइट, तो इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है, अगेंस्ट द मोशन। और कुछ लोग बस इतना बोलते हैं अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो अगेंस्ट द मोशन भी हम बोल सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है भाई। सो द फोर्स कम इनटू प्ले विच बेसिकली makes your body into the contact to any surface। मतलब अगर तुम्हारी कोई बॉडी है और तुम्हारी बॉडी अगर किसी सरफेस पे है, तो वो अगर कांटेक्ट में है, तो ये उसी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। उस मतलब अगर ये जैसे मान लो ये पेन है और ये एक सरफेस है, बताओ ये पेन इस सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है या रुका हुआ है? रुका हुआ है. रेस्ट तो पे. इसका मतलब अब ये जो रोकने वाला फोर्स है इस पेन को मूव नहीं करवा पा रहा, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है जिसने इसको रोक रखा है, तो वही क्या है मेरे पास? फ्रिक्शन, राइट? सो अ फोर्स कम इनटू प्ले which which is parallel to the surface and it always oppose the motion। am I right? Yes, sir. नहीं आ रहा है अन्वेषा समझ में कुछ? आ रहा है सर. अच्छा देखो, अब ना एक चीज का ध्यान रखना, देखो फ्रिक्शन जो होता है ना, ये फ्रिक्शन बहुत ही चालाक होता है, ठीक है। ये हमेशा ना अपने आप को सेल्फ एडजस्टिंग की एबिलिटी रखता है। जैसे मानना, सारे बच्चे ध्यान सुनना, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये एक सरफेस है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आया, ठीक है, और ये इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहता है। तो एक्चुअली अब देखो ये वाला सरफेस ये आपस में ना अटैच हो रखे हैं, तो ये जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है ये एक्चुअली मेरे पास मान लो 50 न्यूटन का है, सपोज कर लो, ये बहुत ज्यादा इतना होता नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चा आया, इस बच्चे ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया मान लो 10 न्यूटन का, तो क्या ये इस ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन के फोर्स से मूव करवा पाएगा?
नहीं क्यों नहीं करवा पाएगा? सर, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन तुम उसे मूव करवाना चाहोगे 10 के, लेकिन उसको मूव करवाने के लिए तुम्हें 50 न्यूटन से अब ज्यादा लगाना 50 पड़ेगा। जाना चाहिए। यस, तो अब देखो राइट नाउ अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा बताओ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? अभी फ्रिक्शन सर 50 न्यूटन है। देखो 50 न्यूटन लग रहा है ना, मैंने एक बात बताई, बिल्कुल सही बोला तुमने, लेकिन मैंने एक बात बताई, फ्रिक्शन बहुत चालाक होता है, वो अपने आप को क्या कर लेता है, सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। कोई चीज अगर मूव नहीं कर रही है तो एक्शन रिएक्शन होगा, हो रहा होगा, राइट, इक्वल एंड हाँ अपोजिट। तो जब हाँ। इसने 10 का लगाया तो उस फ्रिक्शन ने अपने 50 खर्च नहीं करे, 50 में से 10 ही उल्टा लगा दिया, तो सेल्फ एडजस्टिंग कर लिया, नहीं कर लिया? यस सर। ये बॉडी नहीं मूव करी। अच्छा, अब मान लो कार्तिक आया, कार्तिक ने कहा भाई तू हट, तेरे से कुछ नहीं होगा, इससे कार्तिक ने लगाया मान लो 20 न्यूटन, तो क्या ये अभी भी मूव होगा? नहीं होगा। तो क्यों नहीं मूव होगा? क्योंकि फ्रिक्शन ने कितना प्रोवाइड कर दिया? फ्रिक्शन ने 20 इसको 20, दे क्योंकि ये दिया। सेल्फ एडजस्टिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, वो फालतू वेस्ट नहीं करता, जितने की रिक्वायरमेंट है उतना भेजेगा। ठीक है, फिर हमने अन्वेषा को चूज किया, अन्वेषा कह रही अरे तुम लड़कों से कुछ नहीं होने वाला, मैं आती हूँ। सर तो फिर 30 का इसने रखा, 30 का 30 कर किया लिया। तो क्या अभी भी मूव कर पाई? नहीं कर पाई। नहीं ठीक है, सर। तो बराबर आ गया। फिर आस्था आई, कह रही तुम लोगों के बस की नहीं है, मैं टॉपर हूँ और मैं हमेशा टॉपर रहूंगी। तो आस्था आई, फिर आस्था ने 40 न्यूटन लगाया, क्या मूव हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ, तो ये सब फेल हो गए। फिर आई स्नेहा, एकदम ठीक है, एकदम लहराते हुए। फिर स्नेहा ने कहा अरे तुम मेरा लोग, 50 ठीक न्यूटन। है, तो नहीं नहीं नहीं, अब स्नेहा ने लगाया 51 उंगली से 55 न्यूटन। तो हाँ जब इसने सर लगाया नहीं। ये एकदम मूव करने लग गया। लोग यस एकदम कह सर। रहे वाह ये ऐसा, हाउ इज इट पॉसिबल, स्नेहा कैसे मूव कर सकती है? तो फिर लोगों को पता लगे कुछ ना कुछ मैजिकल पावर्स हैं, ठीक है, सोनपरी इसके साथ। तो फाइनली 55 न्यूटन से मूव कर गया, ऐसा क्यों हुआ जरा बताना एक बार। सर क्योंकि फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स था। हाँ, क्योंकि इस बार फ्रिक्शन ने सेल्फ एडजस्टमेंट की कोशिश करी, लेकिन वो सेल्फ एडजस्टमेंट ही टोटल मैक्सिमम 50 है, और ज्यादा फोर्स तुमने इस डायरेक्शन में दिया है। तो जरा बताना अब ये ऑब्जेक्ट कितने के फोर्स से आगे बढ़ रहा होगा? 5 न्यूटन 5 न्यूटन के से फोर्स से, ज्यादा क्योंकि फोर्स। 50 से 50 तो कैंसिल हो गया, अब जो बाकी बचा उससे ये मूव होगा। एम आई राइट एवरीबडी? यस। अन्वेषा कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन अपने आप में सेल्फ एडजस्ट करता है, राइट? तो इसका मतलब मान लो कि अगर मैं तुम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ मूव करवाना चाहता हूँ तो कहना इसे इट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट? और जो बैकवर्ड में लग रहा है वो लग रहा है मेरे पास फ्रिक्शन, आई मीन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि वो हमेशा अपोजिट लगता है। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है? ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मान लो अगर मैं इस साइड मूव करवाऊं, अब अगर इस साइड मूव करवाएगा तो फ्रिक्शन इस साइड हो जाएगा, कोई बात थोड़ी हुई है। एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। तो अब जरा बताओ ये फ्रिक्शन की जो फिलॉसफी आई है, फ्रिक्शन कब लगता है? मान लो एक जब जब मोशन पक्षी हवा में उड़ रहा है, क्या उसके बॉडी में फ्रिक्शन लग रहा है? ड्रैग नहीं। लगता है सर, लग रहा है सर, लग रहा है। लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है उसमें, हाँ सर, ड्रैग होता है वो अलग चीज है, मैं तुमसे फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। फ्रिक्शन लग रहा है? सर, मैं तो कहूँगा लग रहा है। देखो नहीं सर, नहीं देखो लग देखो, रहा। वो एयर रेजिस्टेंस हो सकता है और बहुत सारी फैक्टर्स हो सकते हैं जो हवा की वजह से होंगे, लेकिन फ्रिक्शन हम यहाँ पे करते हैं जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती हैं। ठीक है, तो जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में आती हैं फ्रिक्शन का फोर्स तभी ही लग पाता है। जैसे तुम्हारी गाड़ी है, वो टायर जमीन से टच है या टायर थोड़ा सा हवा में उड़ रहा है? टच है। टच है, तभी तो फ्रिक्शन लगा। एम आई राइट? तो हाँ। जब दो फोर्सेस आपस में, जब जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में आती है ना, देखो एक्चुअली में होता क्या है, सर ध्यान से सुने कि ये फ्रिक्शन का फिनोमिना क्या है। देखो, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, तो ये यहाँ पर था, ठीक है, तो ये वाले सरफेस ने इस नीचे वाले सरफेस के साथ ना बॉन्डिंग कर ली, बॉन्डिंग केमिस्ट्री है थोड़ी, तो इन्होंने आपस में क्या करा, थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बना लिया। तो देखो अब मैं थोड़ा सा नीचे किया, क्या ये मूव हुआ? नहीं। नहीं हुआ, वैसे तुम लोगों को दिख तो रहा नहीं होगा, बट स्टिल अब देखो, नहीं। क्या अब मूव हुआ? नहीं। इसका मतलब बॉन्ड नहीं टूटा। थोड़ा सा और नीचे किया, क्या बॉन्ड टूटा? नहीं। थोड़ा सा और, अब अभी मूव कर हाँ गया। सर, अब तो इसका, पूरा ही टूट गया। हाँ, तो इसका मतलब अब एकदम से बॉन्ड टूट गया क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा लग गया, एम जी कॉस थी, तुमने भी देखोगे ना एम जी साइन थीटा होता है एक, नीचे वाला यस एम जी कॉस थीटा भी होता है, सर, कॉस एम आई थीटा राइट? होता है। तो ये सारी चीजें होती है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो। तो इसका मतलब ये मेरे पास कुछ चीजें होती हैं। तो एक मेरे पास होता है, मतलब अभी जैसे हमने इंक्लाइन प्लेन के लिए पढ़ा कि एम जी कॉस थीटा होता है, एम जी साइन थीटा होता है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो। तो ये जो फ्रिक्शन है ये बेसिकली किसकी वजह से आता है? जब दो बॉडीज कांटेक्ट में। वेरी गुड, और वो दो बॉडी आपस में क्या बना लेती हैं? बॉन्ड। बॉन्ड बना लेती हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक बॉडी मेरे पास ये है,
देखो इनके सरफेस ना हमें सीधे दिखते हैं, पर जब हम माइक्रो लेवल पे इसको देखते हैं ना, तो इनके सरफेस ना Inclined, ऐसे, हाँ थोड़े थोड़े ऐसे होते हैं, ऐसे इनके ऊपर सरफेस नीचे। खुरखुरे से। ऐसे नीचे वाला सरफेस भी होगा, वो भी कैसा होगा, वो भी ऐसा होगा, मतलब देखा जाए तो वो भी कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो अब बताओ ये जब दो बॉडी आपस में ऐसे कनेक्टेड, तो बताओ ये आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही है या नहीं, इंटरलॉकिंग, थोड़ा थोड़ा हाँ, बॉन्ड बन रहा है नहीं बन रहा। देखने वालों को लगेगा ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, माइक्रो लेवल पे देखा जाता है, फ्रिक्शन का रीजन तो यही दिया जाएगा कि इन्होंने बॉन्ड बना लिया था, राइट। तो ये एरिया कांटेक्ट है, एरिया ऑफ कांटेक्ट की वजह से आपस में जुड़ गए होंगे, तभी तो हमें, जैसे मान लो एक ड्रम है, एक ड्रम में थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, तुम उसको मूव नहीं करवा पा रहे, ऐसा क्यों? एक तो चलो उसका वेट है, फाइन, लेकिन कुछ ना कुछ जमीन से उसने कुछ ना कुछ फोर्स लगा रखा होगा ना। हाँ, एम आई राइट एवरीबॉडी? यस, यस। तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम्हें जितना फोर्स लगाना पड़ेगा वही है मेरे पास फ्रिक्शन। ठीक है, तो वो जो बॉन्ड है वही मेरे पास क्या है, एक तरह से जो बॉन्ड बन गया है, तो वही Friction, एक, याद रहेगा सब बच्चों को। तो कार्तिकेय फ्रिक्शन का मेन ओरिजिन क्या है फिर, क्यों होता है ये मेरे पास, फ्रिक्शन का मेन रीजन क्या है? सर दो बॉडीज आपस में बॉन्ड बना लेती है उस वजह से। तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलना चाहिए? सर फ्रिक्शन। और कुछ? सर और फ्रिक्शन। कुछ नहीं बोलते हैं सर। कैन आई से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? हाँ सर कह सकते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडी सरफेसेस, राइट। तो ये मेरे पास दो सरफेसेस हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला है, और ये आपस में अट्रैक्टिव फोर्स करते हैं, तभी तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। अगर तुम दो लोगों को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें फोर्स तो लगाना पड़ेगा, दो बेस्ट फ्रेंड है मान लो, और तुम्हें उन दो बेस्ट फ्रेंड के बीच में आग लगानी है ताकि तुम खुद बन जाओ उसके बेस्ट फ्रेंड, तो तुम्हें कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। एम आई राइट? नो सर, ठीक है, ओके। तो ये सरफेस जो होते हैं रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं? इरेगुलर रहते हैं। इरेगुलर है, इसलिए ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक लाइन और लिख लो सारे बच्चे, फ्रिक्शन के अंदर ही लिख लो, whenever a body moves, ये मूव करती है या कोशिश करती है मूव करने की, moves मूव, or tend to move, whenever a body moves or tends to move over the surface of, over the surface of another body, over the surface of another body, then a force comes into play, then then a force comes into play which acts parallel to the surface of contact, देन which अनदर बॉडी के बाद another body, then a force comes into play, then a force comes into play which acts parallel to the surface, which acts parallel to the surface of contact and opposes the motion, and opposes the motion, और उसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, एंड दैट अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। एनी डाउट इन दिस, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, किसकी वजह से हुआ ये? ठीक है, तो ये तो चलो हमारे पास था फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द मतलब इंटरलॉकिंग, और यू कैन से एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन दो के सर, बीच में। यस यस, सही डेफिनेशन लिखी किस चीज की हमने, क्या फिर से? फ्रिक्शन की ना? हाँ हाँ, फ्रिक्शन का एक तो मैंने बता दिया कि वो बेसिकली तब आता है, नहीं तो हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं अपोजिंग फोर्स अगेंस्ट एनी मोशन, या विच अपोजेस द मोशन। बहुत सारी चीजें हैं, जैसा हमें ठीक लगता है हम वैसा चीजें लिख सकते हैं। एक नंबर में पूछा हुआ है तो सिंपल, दो नंबर में पूछा हुआ है तो थोड़ा और एक्सप्लेन वे में बताएंगे उसे कि ये कब आता है, जब मोशन बॉडी मूव करती है या टेंड टू मूव करने की कोशिश करती है, तो वो इस टाइम पे प्ले होगी जब, और वो हमेशा मोशन का अपोज करती है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग हम कैसे ही बता सकते हैं। अब देखो, अब जैसे ये मैंने बात बताई कि मूव होती है और टेंड टू मूव होती है, तो इसी को देखते हुए मेरे पास एक बात, हमने तीन टाइप के फ्रिक्शन बना रखे हैं। अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन अगर मेरे पास जैसे ये रोकने की कोशिश करती है, तो इसी को देखते हुए ना मेरे पास तीन चीजें हैं, एक है स्टैटिक, एक है मेरे पास लिमिटिंग, और एक है काइनेटिक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई फ्रिक्शन के बारे में, क्या ये सेल्फ एडजस्टिंग है? हाँ, सेल्फ एडजस्टिंग का मीनिंग क्या होता है वैसे, एक सेकंड स्नेहा? तो जितना जितना सामने वाले को रिक्वायरमेंट होगा वो उतना ही देगा। वेरी गुड, वो अपनी पूरी एनर्जी खर्च नहीं करेगा, एम आई राइट?
yes, अगर सामने वाला 5 के फोर्स से मर जाता है, तुम्हारे पास 100 एनर्जी है, तो तुम 100 की ये 100 थोड़ी five लगाओगे, 5 ही तो yes, लगाओगे। yes, ठीक है, तो ये वही वाली बात है। ठीक है, तो अब इसी को देखते हुए मेरे पास ना देखो 5 टाइप, आई मीन 3 टाइप के ये फ्रिक्शन है। अब देखो इस तरफ से ध्यान सुनना। देखो ये वही, जैसे अभी मैंने एक बात बताई, एक बॉक्स है बहुत तगड़ा, ठीक है, हैवी, और यहाँ पे मान लो एक बच्चा आया इसको मूव करवाने के लिए, इस पे फ्रिक्शन कितने का लग रहा है, 100 का मान लो। तुमने अभी इस पे अब ये मोशन में है ऑब्जेक्ट या रेस्ट में है? रेस्ट पे अभी तो। अभी तुमने इस पे फोर्स लगाया 10 का, हाँ, फिर 20 का लगाया तब भी मूव नहीं हुआ, 30 का लगाया तब भी मूव नहीं हुआ, 50 का लगाया तब भी नहीं हुआ, 80 का लगाया तब भी मूव नहीं हुआ। तो बताओ ये अभी मोशन में फ्रिक्शन लग रहा है या रेस्ट में फ्रिक्शन लग रहा है? रेस्ट रेस्ट में लगा है। रेस्ट मतलब वो मूव तो हो नहीं रही है, लेकिन तब भी फ्रिक्शन वहां पे है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि वो तुम उसे मूव नहीं करवा पा रहे, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन लग रहा है सेल्फ एडजस्टिंग वाला। ठीक है, अच्छा इसका फ्रिक्शन 100 है, और मान लो तुमने इसे 100 ही दिया, अगर तुमने इसे 100 है और तुमने इसे 100 ही दिया, तो क्या ये मूव करेगा? नहीं, नहीं तो करेगा। भी नहीं करेगा, कैंसल आउट हो जाएगा दोनों लेकिन क्या जगह। मैं ये बोल सकता हूँ इट टेंड्स टू मूव, बस ये Yes, मूव करने वाला है, चाहेगा कि मूव हो मतलब पर मूव नहीं। किया नहीं है, लेकिन अब इसमें पूरी पूरी एबिलिटी आ गई है, बस अगर तुमने एक ज्यादा और कर दिया तो ये मूव कर जाएगा। Yes, एम आई राइट पीपल? yes, ठीक है, तो ये एकदम हाईएस्ट वाला जो फ्रिक्शन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग limiting फ्रिक्शन। friction. अच्छा तुमने कभी गाड़ी पे धक्का लगाया है? जैसे कभी गाड़ी रुक जाती है तो हम गाड़ी को धक्का लगाते हैं, तो स्टार्टिंग में जब तक गाड़ी बिल्कुल हिल नहीं रही, जब तक तुम्हें एकदम फोर्स लगाना पड़ता है एकदम मैक्सिमम वाला, कि ये मूव धक्का मारो सारे मिलके। लेकिन जैसी गाड़ी चलती है तो तुम्हें अब ज्यादा धक्का मारना पड़ता है या थोड़ा धीरे? सोचो। संभालने ही पड़ता है। सर धीरे नहीं, धीरे धीरे। धीरे होता है। मतलब धीरे जब से तक मतलब जब तक गाड़ी बहुत रुकी हुई है कम। ना, सुनो, जब तक गाड़ी रुकी हुई है उसको चलाने के लिए तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन जब एक बार गाड़ी चलना स्टार्ट कर दी है धीरे करके, तो उसके बाद फिर तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, थोड़ा कम लगाना पड़ता है। एम आई राइट कार्तिकेय? अगर एक बार गाड़ी चल देती है तो हाँ सर, सर वो कम ठीक हो है, जाता है। हाँ थोड़ा सा कम हो जाता है ना, क्योंकि वो मोशन में आ गई है। तो इसका मतलब अगर अब ये मोशन में आ जाएगा, तो जैसे तुमने थोड़ा सा और ज्यादा लगाया, फिर इसके बाद जो आएगा मोशन में जो फ्रिक्शन लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली देखा जाए तो 3 फ्रिक्शन है। अच्छा अगर मैं ये बोलूं स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता है, तो वो बताना कौन सा वाला है इनमें से, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वाला, तो इनमें से कौन सा वाला है वो? सर क्या मतलब सर? लिमिटिंग। Limiting. देखो स्टैटिक का मतलब मैक्सिमम स्टैटिक, रुका हुआ, मैक्सिमम रुका हुआ कौन सा वाला था, 100 वाला, याद आया? तो वही तो लिमिटिंग था, जस्ट मूव करने वाला है स्टैटिक का मैक्सिमम, उसके बाद तो काइनेटिक बन जाएगा। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये 3 टाइप के मेरे पास फ्रिक्शन होते हैं, सारे बच्चे लिखे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर। अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, a force of friction which comes into play, which comes, ये सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने पहले भी लिखवाई अभी, a force of friction which comes into play between the two bodies, between the two bodies। अच्छा चलने से पहले की बात होगी या चलने से बाद की? बाद की। देखो, सर सर पहले की। पहले की। सर वो हो जाता है कभी कभी हाँ तो। वेरी गुड, अब मैं भी विपक्ष में बैठा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ ठीक है सर, विपक्ष ठीक है गलतियां, ठीक है। विपक्ष हाँ वो गलतियां ठीक करे है। और कुछ नहीं, और हम सरकार गलती करे तो गलतियां, ये हाँ नहीं बर्दाश्त तो नहीं क्या। होगा। ठीक है a force of friction which comes into play between two bodies before one body, before one body actually starts moving, before one body actually starts moving over the other, ओवर दी अदर। जब तक कि एक बॉडी दूसरे के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं कर देती, उससे पहले जो फ्रिक्शन लगता है वो हमेशा क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट? और वी Yes. कैन आल्सो से अ फ्रिक्शन व्हिच टेक प्लेस इन रेस्ट पोजीशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखेंगे तो टीचर ज्यादा खुश होती है। अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि तुम 7th 8th में नहीं हो, 11th में हो। अ सर फोर्स ऑफ टीचर फ्रिक्शन, डेफिनेशन देती कहाँ है, सिर्फ नहीं नहीं, एक एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल देते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल से एक दो वर्ड के ये सब चीजें भी आती हैं। ठीक है, तो मैं खुद भी तो पता होना चाहिए। a force of friction which comes into play between the two bodies before one body actually start moving over the other, or this is called a static friction. Am I right everybody? यस अच्छा can I say it is a self adjusting? यस सर। लिख लें वहां पे सारे बच्चे, it is self adjusting। ये अपने आप को एडजस्ट करता रहता है जितना तुम लगाओगे, जब तक कि मैक्सिमम ना आ जाए। ऐसा कोई बच्चा है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा है?
यस, क्षितिज, चंदन, स्नेहा, वैष्णवी, नो सर। संकल्प। अरे आज वो नहीं आया साहिल, एक बार जरा कॉल करो साहिल को। सर समझ आ रहा है। ये भूल गया होगा, पक्की बात है। एक बार चंदन, जरा साहिल को एक बार मैसेज ड्रॉप करो जल्दी से। हमेशा ऐसे ही करता है लापरवाह बच्चा, बहुत क्लास मिस करता है आजकल। ठीक है क्षितिज, कोई डाउट है तुम्हें यहाँ तक? चलो ठीक है। वैसे संकल्प, हाँ क्लास चल रही है स्कूल की? संकल्प नो सर। नहीं चल रही है, चलो ठीक है। बेटा तुम लोगों को बता दूं, संकल्प देखना आज से 2 साल बाद बहुत अच्छे कॉलेज में जाने वाला है। बहुत चला के दिखाइए इसने इस बार। बहुत अच्छा स्टेप है, सराहनीय कदम उठा लिया है संकल्प ने। क्या मतलब? संकल्प ने दिल्ली में एडमिशन ले लिया बेटा, क्योंकि ये आने ओह वाले टाइम में 85% कोटा मिलने वाला है इसको, DTO NSIT के लिए। चलो गुड, अच्छा स्टेप है। चलो भाई। बीएससी में हेल्प होती है दिल्ली में एडमिशन लेने? क्या? अबे BSc में सबके लिए ओपन है, बीटेक की बात कर रहा हूँ भाई, बीटेक की। ठीक है, अच्छा, इसने दिल्ली में एडमिशन लिया कहाँ पर सर? दिल्ली में KV में, केंद्रीय विद्यालय। चलो तो ये हमारे पास है, लेकिन ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये तुम्हें बेशक अभी रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में देखना बहुत फायदा मिलने वाला है। हमारे पास जितने भी दिल्ली वाले बच्चे हैं उन सबको कोटे का फायदा मिलने वाला है इस चीज का। कुछ लोगों के पास डमी स्कूलिंग भी सर थी। दिक्कत एक ही है, उसमें 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट नहीं ले सकते। 6 सब्जेक्ट मिलने चाहिए थे यार। चलो कोई बात नहीं, बट वो तो स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। तुम्हारे स्कूल में नहीं दे रहे, लेकिन बहुत सारे स्कूल में 6-7 भी दे देते हैं। कुछ कुछ स्कूलों में 7-7 सब्जेक्ट भी दिए जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि दिल्ली के कौन से स्कूल में हो, लेकिन दिल्ली का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एक्चुअली दिक्कत यही है, यूपी का कोई कॉलेज इतना खास अच्छा है नहीं, मतलब है 2-3 कॉलेज होंगे अच्छे, लेकिन ज्यादा कुछ खास है नहीं। दिल्ली में ये है कि तुम एक तो नेशनल टेरिटरी में हो, और नेशनल टेरिटरी के बाद फिर अगर तुम वहां से स्कूलिंग करते हो तो 85% कोटा तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मिलता है, जो कि टॉप पे चल रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि टॉप में है, तो उसका तुम्हें बहुत डायरेक्ट फायदा मिलता है 85% कोटे में अंडर आके। तो ऐसे मेरे बहुत सारे, मैं तो खैर स्टार्टिंग से ही दिल्ली में रहा हूँ, मेरी पूरी स्कूलिंग दिल्ली से, और इसलिए मेरा दिल्ली में हो गया था। लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो मुझे कॉलेज में मिले, जो थे नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के, लेकिन उनकी स्कूलिंग दिल्ली से थी। तो इसलिए वो भी 85% कोटा के अंदर आ गए और वो DTO के अंदर आ गए। मैंने कहा तुम कैसे आ गए यार? कह रहे ये मैटर नहीं करता कि तुम कहाँ रहते हो, मैटर ये करता है कि तुम स्कूलिंग कहाँ से है। तो ये ये तो डायलॉग हो गया। और इससे डबल डबल फायदे हैं। डबल फायदा ये है कि तुम यूपी में एड्रेस मांगते हैं तो तुम यूपी के कॉलेज के लिए भी एलिजिबल हो, यूपी वाले भी हो तुम, और स्कूलिंग दिल्ली से तो तुम दिल्ली के लिए भी एलिजिबल हो। मतलब तुम्हारी 2 स्टेट तुम्हारी हो गई एक तरह से, एडमिशन के टर्म्स में देखा जाए तो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ठीक है। सर अब अच्छा तो अच्छा, आपने 6 सब्जेक्ट किया था कि 5? मेरे 5 ही थे यार, मेरे 5 ही थे। मैंने छोड़ दिए थे, मैंने एक्साइटमेंट में बहुत सारे सब्जेक्ट ले लिए थे, लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ। वो ऐसा कौन लेता है सर? हाई क्लासेस में सब बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा कम हो, आप नहीं एक्साइटमेंट वाले इतने सब्जेक्ट ले भाई, लिए। मैं अपनी कहानी स्टार्ट नहीं करना चाहता फिर से। मैं टॉपर था, मेरे अंदर इतना घमंड आ गया था कि तुम हाँ सोच भी नहीं सर। सकते। मैं किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा था एक्चुअली, मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही टॉपर हूँ। फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे स्कूल में सारे टॉपर हैं। चलो आते हैं टॉपिक के ऊपर। अच्छा तो ये तो हुआ, चलो मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन। ये चलो कुछ बच्चे हमारे पास है जिनके अंदर घमंड नहीं आते, लेकिन मेरे अंदर बहुत आ गया था, जो कि बाद में क्या कम हो गया था। सर? जैसे आस्था हुआ, ये लोग स्नेहा हुए, तो ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये डिसेंट टाइप के हैं। लेकिन उस टाइम पे जो मेरे टाइम का जमाना था, आज से 10 साल पहले का, उस टाइम पे लोग एकदम इतने एटीट्यूड वाले हो जाते थे, इतने घमंड आ जाता था उनमें कि वो सीधे मुंह तो बात ही नहीं करते थे। मैं अपने कजन को, मतलब आप भी नहीं करते होंगे? मैं करता था लेकिन एटीट्यूड के साथ फुल। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज, जब पता लगी रियलिटी, तो मैं फिर नीचे हो गया। सर जब मेडिकल की बारी आई तब पता चला। मेडिकल में तो मैं एकदम तहस नहस हो गया था। चलो ठीक है, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो भाई, अब मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात आ रही है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में जैसे मैंने क्या बताया, कोई बता सकता है क्या? कैन आई से द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन? यस और हाँ। नो? हाँ। यस सर। अच्छा चंदन, एक बात बताओ, ये क्या है? मतलब ये क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन? सर जो अप्लाइड फोर्स होता है वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है और टेंड्स टू मूव इन हाँ काइनेटिक। बिल्कुल एकदम कहना ही से कि ये मेरे पास स्टैटिक का एक वो मैक्सिमम फोर्स है, उसके बाद वो जस्ट मूव होने, मतलब मूव होना स्टार्ट कर देगा। एम आई राइट? तो यस। यस बिल्कुल सर। सही। तो सारे बच्चे लिखे हैं स्टैटिक के अंदर, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन which comes into play, which comes एक बार into रिपीट कर play, दोगे? the maximum force of static friction, the maximum force of static friction which comes into play when a body just start, when a body
just start moving, when a body just start moving over the surface of another body. When a body just start moving over the surface of another body. This is called limiting friction. ठीक है? अच्छा, तो ज्यादा वैल्यू किसकी आती होगी, स्टैटिक की या लिमिटिंग फ्रिक्शन की? ऑफ कोर्स लिमिटिंग। वेरी गुड, मुझे अच्छा लगा ये एटीट्यूड वाला रिप्लाई कि ऑफ कोर्स। तो जब ऑफ क्या है कोर्स ना, लगा के, विपक्ष है ना। हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत सही जवाब था। ठीक है भाई, तो ये तो हमारे पास हुआ। अच्छा, इसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। Kinetic। और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम एक चीज और बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक का मतलब कहते हैं ना, वाओ व्हाट अ डायनामिक पर्सनालिटी, मतलब एकदम मोशन वाली, एकदम बेकार वाली नहीं। तो डायनामिक फ्रिक्शन है हमारे पास। तो डायनामिक फ्रिक्शन कब लगता होगा, ये जब बताएगा कार्तिकेय। लिमिटिंग। कार्तिकेय बताएगा, कार्तिकेय। कार्तिकेय, डायनामिक फ्रिक्शन कब लगता है? सर जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। है तुमसे मुझे ये जब उम्मीद नहीं थी कार्तिकेय। तुम डीपीएस में पढ़ रहे हो, लेकिन देख के लग रहा है कि तुम जीपीएस में पढ़ते हो, गांव पब्लिक स्कूल। ठीक है, पर कोई जब बात नहीं। लिमिटिंग से ज्यादा लग जाए थोड़ा सा, अब वो मूव हो ये जाए क्या बोल मतलब। रहे हो, एक सिंपल सी लैंग्वेज लिखवाई थी मैंने, मतलब सब बताई थी। आस्था तुम बताओ, यस सर, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए। अरे यार, एक सिंपल सी बात बोलो, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है जब बॉडी मोशन में होती है, बस तो बात वही खत्म। तो मतलब हुआ ना। लिमिटिंग तुम तो वैसे करके बता रहे हो, वैल्यू के सर आप भी अकॉर्डिंग। ऐसे ही बताए थे पहले हम लोग को कि लिमिटिंग से थोड़ा ज्यादा जो लग जाता है और काइनेटिक होता है, लिमिटिंग से लग जाता है और बॉडी मोशन और में बॉडी हो मूव जाती है। करने लगती है। तो बॉडी मूव बोलो ना, ठीक है चलो, मैंने तुमको गलत नहीं बोला, मैं भी लेकिन तो यही मेन कह रहा बात था सर। तुम यार, ठीक है तुम लोग सही थे, वो वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ तुम लोगों के एफर्ट्स को। थैंक यू हाँ, सर। तो सारे बच्चे लिखे, बदतमीज बच्चे। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले। क्या बोल सर रहे एक बार द लिमिटेड फोर्स, और बता देंगे बस। लिमिटिंग होता है मैक्सिमम स्टैटिक। जब गाड़ी को तुम धक्का मार रहे होते हो तो वो एक मैक्सिमम स्टैटिक तुम लगाते हो, एक मैक्सिमम फोर्स लगाते हो जिसपे वो एकदम रुकने वाला मैक्सिमम पहुंच जाता है। जैसे 100 था, तुमने 100 ही लगा दिया, तो वो मैक्सिमम था स्टैटिक का, उसे लिमिटिंग बोलते हैं। ठीक है सर। उसके बाद जस्ट बॉडी मूव हो जाएगी। लिमिटिंग के जस्ट बाद काइनेटिक आ जाता है। ठीक है, सी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ, when a body is in a state of motion, a force of friction which comes into play when a body, the force of friction which comes into play when a body is in motion, when a body is in a state of motion भी लिख सकते हो, is in a state of motion over the surface of another body, over the surface of another body is called kinetic और डायनेमिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एफ के भी बोल सकते हैं, इसे हम एफ मैक्सिमम बोलते हैं एक्चुअली में। और ये मेरे पास होता है स्टैटिक, एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर किसी को भी कोई डाउट है क्या? यस अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ पे अभी तुमने देखा कि ये 100 था यहाँ पे फ्रिक्शन, फिर तुमने कितना अप्लाई किया, 10 अप्लाई किया, 20 अप्लाई किया, 30 अप्लाई किया, ऐसे ऐसे करके तुम जब करते जा रहे थे, तो जरा मुझे एक बात बताना, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या बताई थी वो बात, कि ये अपने आप में सेल्फ एडजस्टिंग होता है। एम आई राइट? डिड यू नोटिस दैट? मैंने एक बात बताई थी वाली। यस तो अब तुमने अगर ये 3 बात देख ली है मेरे पास स्टैटिक, तो अब देखो यहाँ पे ना एक डायग्राम, आई मीन तुम्हें वो आता है कि तुम इसका ग्राफ बना के दिखाओ, फ्रिक्शन जितने भी ये फ्रिक्शन है, और एक ऐसी सिचुएशन का यूज करके आप ये करके दिखाएं। तो अब हम वही करके दिखाते हैं, एक सेकेंड। मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, इस साइड हम शो कर रहे हैं फ्रिक्शन को, ठीक है, और इस साइड हम शो कर रहे हैं अप्लाइड फोर्स को। ठीक है, फ्रिक्शन इधर है, अप्लाइड फोर्स इधर है। तो अब देखो क्या होगा। अब मुझे एक बात बताना, जैसे जैसे तुम फोर्स लगाते जाओगे, फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा या नहीं करेगा? मान लो फ्रिक्शन 100 का था,
तो तुमने 10 लगाया तो उस टाइम पे फ्रिक्शन भी कितने का होगा? 10 10 का 20 लगाओगे तो फ्रिक्शन भी कितने का होगा? 20 का अच्छा 30 का लगाओ तो फ्रिक्शन भी कितने का होगा? 30 का तो ये एक तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा क्योंकि linear सेल्फ line, एडजस्टिंग होता है। लेकिन अंदर अंदर तुम भी जानते हो रियल में कितने का फ्रिक्शन है मैक्सिमम? 100 का। 100 का 100 हाँ ठीक है, अब ये 90 पे आ गया तो 90 हुआ। अब जैसे ही 100 आएगा तो अब तो ये मान लो मैक्सिमम तक पहुंच गया, राइट? तो अब अगर ये मैक्सिमम तक पहुंच गया तो कहना इसे ये मैक्सिमम क्या है मेरे पास? ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, एम आई राइट? 100 हो गया। अच्छा अब मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, लेकिन ये 100 हो गया, लेकिन अब जब गाड़ी चलना स्टार्ट होती है तो अब तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है या कम? कम कम कम। तो इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा हो गया होगा या कम हो गया होगा जब चलने लग गई गाड़ी? तो कम हो कम गया हो होगा। गया कम हो गया, थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा थोड़ा सा कम हो गया होगा। तो अब थोड़ा सा अब थोड़ा सा कम होने के बाद ये हमारे पास गाड़ी, फिर तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, तो बस हल्का सा फोर्स लगाना पड़ेगा फिर, ठीक है, इस तरीके से। और फिर वो फोर्स एक कांस्टेंट रहेगा इस तरीके से भाई। वो काइनेटिक वाला फिक्स रहता है, काइनेटिक वाला सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक जो रहा है स्ट्रेट लाइन तक, वो कौन सा फ्रिक्शन रहा है? स्टैटिक अच्छा ये जो मैंने गोला सा बनाया है ये मैक्सिमम वाला, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिमिटिंग लिमिटिंग लिमिटिंग, क्योंकि मैक्सिमम सबसे ज्यादा मैक्सिमम लिमिटिंग ही होता है, क्योंकि तुम जस्ट मूव करने वाले हो, वो पूरी कोशिश करता है रोकने की तुम्हें। और जैसे ही एक बार चल पड़ा तो मैं देखो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई, ये मैक्सिमम था और ये वाला है डायनेमिक, तो थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या माना जाएगा? लिमिटिंग सॉरी काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन का एक और नाम क्या बताया मैंने? डायनामिक। वेरी गुड। तो ये है मेरे पास पूरा का पूरा डायनेमिक फ्रिक्शन। एनी डाउट इन दिस? अदिति मेरी आवाज आ रही है तुमको? हाँ सर आ रही है। तो अदिति इनमें से मैक्सिमम फ्रिक्शन कौन सा वाला है, स्टैटिक, लिमिटिंग या काइनेटिक? सर लिमिटिंग। और ऐसा कौन सा फ्रिक्शन है जो कांस्टेंटली लग रहा है ना, वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है, कांस्टेंट है? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक, ठीक है। स्टैटिक वाला तो सेल्फ एडजस्टिंग है, लिमिटिंग मैक्सिमम है, तो बचा कौन सा? काइनेटिक। और काइनेटिक की वैल्यू देखो फिक्स है, देखो हर एक पॉइंट पे वही वैल्यू दिखा रहा है, देखो वर्टिकल से देखो हर एक पॉइंट पे वही सेम वैल्यू है। इसका मतलब काइनेटिक वाला क्या रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है। तो यानी कि काइनेटिक कांस्टेंट रहता है और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लीनियर ही बढ़ता है। हाँ क्योंकि बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, अगर तुमने कम लगाया तो काइनेटिक कम। कांस्टेंट कैसे है सर? काइनेटिक कांस्टेंट ऐसे है क्योंकि जब तुम गाड़ी चलना स्टार्ट करेगी तो तुम वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करता है, वो फिक्स ही लगेगा, चाहे तुम गाड़ी को कितना ही मोशन में रखो, फ्रिक्शन उस पर इतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था। मोशन मतलब मोशन है। जैसे तुमने गाड़ी को जब वो रुकी हुई थी तो तुमने 10 लगाया तो उसने भी 10 लगाया, तुमने 20 लगाया तो उसने भी 20 लगाया, लेकिन मोशन में ऐसा नहीं है। मोशन ज्यादा तेज कर दिया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मोशन में फ्रिक्शन उतना ही लगता है, तो ये मोशन फिर वाला तो है। 100 लगना चाहिए ना फिर तो। क्या 100 लगना चाहिए? सर फ्रिक्शन काइनेटिक में जैसा आप कह रहे काइनेटिक के हो। अंदर, काइनेटिक के भाई मैक्सिमम होता है लिमिटिंग, जब गाड़ी मोशन में आ जाती है तो थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो जाता है। अब अगर काइनेटिक आ जाएगा तो एक तरह से वो हो जाएगा मान लो 95, ऐसा लगता है। मोशन वाला फ्रिक्शन हमेशा ही कम होता है लिमिटिंग से, जो तूने मैक्सिमम धक्का मारा था, ठीक है। चीजों को रियलाइज करो, मोशन में जब अगर मोशन में फ्रिक्शन कम ही नहीं होगा तो तुमने फोर्स कैसे कम हो गया फिर जो तुम लगा रहे हो? भाई तुम अगर अपने किसी चीज को रेस्ट से मोशन में लेकर आ रहे हो तो वहां पे ज्यादा एनर्जी खर्च करी तुमने। अब यार इतना नहीं समझा सकता मैं, अब इतना खुद सोचो, सिंपल सी बात है, उसमें पता नहीं तुम्हें क्या चीज दिक्कत आ रही है। थोड़ा खुद तो इमेजिनेशन पावर यूज करो। जब सामने तुम्हारे ग्राफ बना हुआ है कि जब मोशन में है तो फिर कम ही होगा ना, ये चीज तो कोई भी एनालाइज कर लेगा। अब एकदम एबीसीडी में पढ़ाऊंगा ये मेरे से एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। अब सारे बच्चे लिखें लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन। देखो वैसे लॉज ऑफ फ्रिक्शन हर किसी के होते हैं, कि स्टैटिक का भी होता है अपने आप में, ऐसी मेरे पास लिमिटिंग का भी होता है, लेकिन मैं एक कॉमन लिखवा रहा हूँ और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन वैसे यहाँ पे लिख लेना फिर भी कि ये काइनेटिक के लिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आएंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है भाई। तो देखो मेरे पास लॉज ऑफ फ्रिक्शन है, जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है जो तो ये मोशन वाला हुआ या रेस्ट वाला हुआ?
मोशन वाला। तो क्या ये रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है? मतलब जो दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन बन रहा है या जो मोशन है उसको अपोज करेगा? तो कैन आई से दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिंग द मोशन? अपोजेस द मोशन। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी जैसे मैंने बोला रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन का मतलब जैसे मान लो मैं अपने हाथों को ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे दोनों हाथों को, तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इनके बीच में कोई फ्रिक्शन लग रहा है? हाँ, तो अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो इस टाइम को तुम क्या बोलोगे? दोनों को रिलेटिव मोशन या मोशन? रिलेटिव, क्योंकि एक क्योंकि एक किसी दोनों ही के रिस्पेक्ट पे लग रहा है। हाँ, क्योंकि दोनों ही मोशन में, और जो मैंने बताया जब दोनों मोशन में होंगे तो हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लेकिन मोशन। अगर एक चल रहा है तो सिर्फ एब्सोल्यूट, राइट? यस सर। तो मोशन तो मोशन ही है, तो इसलिए यहाँ पे रिलेटिव का वर्ड भी यूज कर लेते हैं कुछ लोग, रिलेटिव मोशन। ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे पास है काइनेटिक, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है या वेरिएबल? कांस्टेंट। जैसा ही मैंने बताया, मोशन मोशन होता है, मोशन में कोई सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता है, वो सिर्फ कांस्टेंट वहां तक रहता है जब वैल्यू जब वो रेस्ट में रहता है, राइट? ठीक है भाई। अच्छा, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता होगा वैसे? देखो, एक मान लो एक बच्ची है, एक बच्ची एकदम रोड के ऊपर गिर गई और वो फिसली नहीं। मटेरियल पे। एक लड़की रोड के ऊपर गिरी और वो फिसली नहीं, लेकिन एक लड़की अपने घर के टाइल्स पे गिर गई और वहां पे तेल गिरा हुआ था और वो एकदम रपट खा गई। ठीक है, और वो रपट खा गई बुरी तरीके से, तो बताना ऐसा क्या हुआ? सर यानी कि मटेरियल का चेंजिंग था, जो नेचर हाँ, पे मटेरियल का होता है। वेरी गुड। कैन आई से कि ये नेचर पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली में सरफेस कैसा है, हाँ, राइट? भाई नेचर भी तो होता है कोई चीज, अगर जैसा नेचर, जैसे मान लो बहुत कहते हैं ना इसमें हमें मत चलो ये बहुत स्लिपरी है, अब ये बहुत स्लिपरी है का मतलब क्या है कि उसका नेचर अलग हो गया, राइट? यस सर। अगर भाई जैसे कुछ लोग क्या करवाते हैं, प्लास्टर करवाते हैं सिर्फ सीमेंट का, तो उस पर कोई गिरता नहीं है, लेकिन टाइल्स के ऊपर लोग गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टाइल्स ज्यादा स्लिपरी होती है, राइट? एम आई राइट? तो ये नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगी। करेगा, वो फ्रिक्शन तो करना भी चाहिए। ठीक है, कांटेक्ट, कांटेक्ट है ये। ठीक है भाई। अच्छा, अब ना कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मान लो एक छोटा सा बच्चा, एक बड़ा सा बच्चा है, क्या छोटे से बच्चे के चलने में और बड़े से बच्चे के चलने में फ्रिक्शन पे कोई चेंज आना चाहिए? नहीं सर। नहीं। देखो, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स हुआ ना, जो बॉडी तुम्हें प्रोवाइड, जो जमीन तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है नॉर्मल, हमारे वेट नीचे लगता है तो हमें क्या मिलता है? नॉर्मल मिलता है। तो क्या ये नॉर्मल के ऊपर डिपेंड करना चाहिए? हाँ सर। अरे, अभी तुम बोले थे नहीं और अब कह रहे हो यस, तो तुम मैं समझ गया। सर मैं तो वही कह रहा हूँ ना, फ्रिक्शन तो कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे बच्चा चले चाहे कोई भी चले। अच्छा, फ्रिक्शन उतना ही लगेगा तो ठीक है, चलो। अच्छा, ये वाली बात हुई। अच्छा, एक बात बताओ, क्या एरिया पे डिपेंड करना चाहिए? एरिया पे बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल करता है सर। जैसे गाड़ी गाड़ी नहीं जीत पाती बाइक से कभी भी सर, एरिया की वजह से। गाड़ी कभी नहीं जीत पाती एरिया की वजह से? सर अगर मतलब सेम स्पीड की गाड़ी, मतलब सेम एक्सेलरेशन की गाड़ी और सेम एक्सेलरेशन की बाइक, अगर उनकी हम रेस कराए ना, एरिया और बॉडी रेशियो की वजह से सर हमेशा बाइक ही जीतती है। वो तो फिर वाला बात हो गया ना, नॉर्मल की बात हो गई फिर तो। विडो वेट की बात आ गई। जो तुम गाड़ी, एक सेकंड तुम बात कर रहे हो यहाँ पे वेट की बात आ गई है भाई। अभी तुमने वेट को वो बोला था तो वो चेंज हो गया, तुमने गाड़ी को कंपेयर किया है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एरिया की। देखो, दो चीजें हैं, तुम लोग एरिया को और वेट को अलग कर रहे हो भाई, मतलब सेम कर रहे हो, अलग अलग करके देखो। या तो एरिया देखो। अच्छा चलो, मैं बोल रहा हूँ, एक मेरे पास गाड़ी है, उसका भी उतना वजन है, और एक मेरे पास बाइक है, उसका भी उतना ही वजन है, वजन सेम है। अब एरिया पे डिपेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फ्रिक्शन को? सर करेगा। मैं बता देता हूँ, नहीं करता है। ठीक है, एरिया पे कभी कोई फर्क नहीं आएगा, वेट पर बेशक फर्क आ जाए लेकिन एरिया पे फर्क नहीं आता है। ठीक है, तो सर सारे एरिया बच्चे ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन मतलब ओपोजिंग नहीं, फोर्स तो ऐसा ज्यादा नहीं, लगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, सर तो एक ऐसा बात नहीं बताइए होता। सर, पतली हाँ, साइकिल आसानी से चल जाती है, मोटे पहियों की साइकिल नहीं चलती सर। ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेट का फर्क होगा, वेट की वजह से फर्क पड़ता है, वो उससे उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मोटे पहिए की है और छोटे पहिए की है। ऐसा ही होता तो फिर तो लोग स्कूटर और गाड़ी भी पतली पतली बनवाते कि फ्रिक्शन कम लगे। सर तो मैं नहीं कह रहा उसका हूँ। वेट नहीं झेल सकती ना, गाड़ी का जो बॉडी का वेट है वो पतले टायर नहीं झेल सकते ना। हाँ, तो अब जो भी रीजन है, लेकिन एरिया से उसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं मेन बात ये कह रहा हूँ।
तो एरिया को वो मत समझो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पतली चीजें भी आजकल बहुत अच्छी मटेरियल की आती हैं, तो अगर ऐसा ही होता तो कुछ ना कुछ ऐसी डिस्कवरी की जाती कि पतले के अंदर ही वो तुम्हारा वेट बेयर कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत मोटे मोटे टायर की तो बनती है एक बार बुलेट। आप है ना सर बाइक वर्सेस कार की रेस एक ले काम लेते करो, हैं। ज्यादा ही प्रैक्टिकल चल रहे हो तो प्रैक्टिकल करके देख लेना जब स्कूल स्कूल खुल जाए। अभी जो मैं पहला वो सुन लो, सारे बच्चे लिखे। द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट, डिपेंड नहीं करता एरिया पे, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट। वो एरिया, कितना एरिया तुम टच कर रहे हो उस चीज के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। चाहे तुम अपनी उंगली टच करवाओ या अपनी पूरी बॉडी टच करवाओ, तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हाँ, कब तक नहीं चेंज होगा? जब तक तुमने अपना नॉर्मल चेंज रखा हुआ है, मतलब वेट अपना सेम रखा हुआ है। वेट अगर तुमने कर दिया गड़बड़, तो फिर चेंज हो जाएगा भाई। अगर तुमने अपना वेट बढ़ा दिया, तो वेट ज्यादा या कम कर दिया, तो उससे काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे चेंज नहीं होगा, कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक तुम्हारा नॉर्मल सेम है, सर ठीक तो है आपने भाई। कांस्टेंट क्यों लिखा है? कांटेक्ट है तो। इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। थैंक यू, वेरी गुड। विपक्ष यस अपना काम सर, कर रहा है। यस सर, हम लोग अपना काम नहीं छोड़ते। एक्चुअली मैं पहले भी कांस्टेंट लिख चुका था, ठीक है। और हाँ सर हाँ 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 फर्स्ट पॉइंट में वो पर हमने आरएम, भी तो कांटेक्ट लिखा है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट में वो आरएम का क्या मतलब? रिलेटिव मोशन। ठीक। अच्छा, अब बताओ क्या वेलोसिटी पे चेंज होगा कुछ? हाँ ना अच्छा, ना ना, नो सर नो, वेलोसिटी तो ऊपर वाली लाइन पढ़ना। काइनेटिक सारे बच्चे लिखें, द काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। द काइनेटिक फ्रिक्शन, the kinetic friction does not depend upon the velocity, ठीक है। तो वैसे एक चीज बोली जाती है कि अगर वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगी तो वहां पे फ्रिक्शन चूर चूर हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है कि अगर तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज्यादा हो जाए, बहुत ही ज्यादा, तो वहां पे फ्रिक्शन की कोई वैल्यू नहीं होती है। बहुत ही ज्यादा हो जाए या स्पीड बहुत ही कम हो जाए, तो वहां पे फ्रिक्शन थोड़ा अजीब बिहेव करता है। हम एक बीच बीच का लेके चल रहे हैं। अभी बस तुम इतना ध्यान रखो, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये डिपेंड कर सकता है कब? जब मतलब या तो स्पीड बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए या बहुत ही कम हो जाए। एक्सट्रीम केसेस के लिए ये अलग हो सकता है। तो ना इट शुड बी, मतलब प्रोवाइडेड क्या कंडीशन में चाहिए कि वेलोसिटी शुड नेवर बी टू मच हाई, और नॉट क्या बी बोल टू सकते मच। हैं, हाँ, और वी कैन से नेदर टू हाई और नॉट टू स्मॉल, नॉट टू लो, राइट, ठीक है। मतलब मेन मोटी मोटी बात ये थी कि क्या वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? नहीं करता है, नहीं ठीक है। करते। और वो किसी पे डिपेंड कर सकता, कौन सी दो कंडीशन है जिसपे वो वेरी कर जाएगा? एक तो एक्सट्रीम बहुत हाई, हाँ, कंडीशन। एक्सट्रीम मतलब बहुत हाई स्पीड या बहुत ही लो स्पीड, ठीक है। अब मैंने बताया था क्या नॉर्म वेट पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन? हाँ यस हाँ, ये करता है। तो अब जो मेरे पास फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन, अच्छा, वेट का मतलब क्या कहना है इसे? नॉर्मल। अगर मैं अपनी जमीन पे मेरा वेट लग रहा है 50, तो उतना ही 50 मेरे ऊपर भी लग रहा है, तभी तो मैं उस जमीन पे खड़ा हूँ, हाँ वरना तो मैं नीचे ही धंस जाऊंगा। ये मैंने बता रखा है पहले तुम लोगों को, राइट। हाँ। अच्छा, आस्था जरा बताओ, अगर मेरा वेट 100 लग रहा है नीचे, वैसे है नहीं 100, तो ऊपर कितना लग रहा होगा? ऊपर भी 100 लगेंगे। 100 लगेगा। अगर 100 अगर मान लो ऊपर 50 लग रहा है, नीचे 100 लग रहा है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? एकदम धरती के अंदर। नीचे। हाँ, तो मैं नीचे चले जाऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा। यही तो चीजें होती है सारी, फिजिक्स की लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन होता है ये मेरे पास, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल के। नॉर्मल कुछ लोग आर बोलते हैं, कुछ लोग एन बोलते हैं। अब ना यहाँ पे मेरे पास ये प्रोपोर्शन, जितना ज्यादा नॉर्मल उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन। छोटा बच्चे का फ्रिक्शन कम लगेगा, और एक बहुत ही मोटी गाय भैंस है उस पर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो तभी तो वो धीरे करके चलती भी है, तो उनसे वजन ही नहीं समझता अपना। तो एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये मेरे पास? तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाया गया जिसको हम बोलते हैं म्यू के। म्यू, सारे बच्चे बोले म्यू, ये यू जैसा बनाया जाता है। सारे बच्चे बोले म्यू। सेम म्यू हम लोग की केमिस्ट्री में भी है ना, हाँ हाँ, आएगा। बट तो ये बच्चे, तो म्यू आर, तो एफ के इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास? म्यू आर। इस म्यू का मतलब क्या है? ये उस नेचर को बताता है कि तुम जिस सरफेस की बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो, अब इसको हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब तुम किस सरफेस, किस रोड पे चल रहे हो,
चिकनी वाली रोड पे चल रहे हो, मिट्टी पे चल रहे हो, पत्थर पे चल रहे हो, तो ये उस चीज को बताता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी जाएगी। हर एक सरफेस का अपना एक काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है कि इस सरफेस पे इतना फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है अपने आप में, तो ये एक्चुअली में बताता है, इसकी एक वैल्यू दी जाएगी तुम्हें। ये एक वो चीज है जो कि किस नेचर की, क्या मतलब किस टाइप की रोड है, किस टाइप का सरफेस है, ठीक है भाई। तो इसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दी जाएगी। अच्छा अगर ये आर क्या है? आर नॉर्मल है, नॉर्मल, अच्छा, जैसे वेट नीचे लगता है तो ठीक है, उसका ऊपर लगता है ना, तो वो नॉर्मल फोर्स जो लगता है ऊपर। आर को मैंने बताया था, कुछ लोग एन बोलते हैं, कुछ लोग आर बोलते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. अच्छा कुछ Yes, लोग, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन न्यूमेरिकली, तो न्यूमेरिकली कैसे डिफाइन करोगे तुम? न्यूमेरिकली प्रूफ करके। अरे अच्छा, प्रूफ करके नहीं मैम, देखो इधर देखो, ये एफ के डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू म्यू के हो जाएगा, आर को उधर ले जाओ, तो ये किसका रेशियो बन गया, कहना ही से कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल फोर्स। अरे हाँ हाँ हाँ। Yes, sir. अरे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर एफ के नीचे आर है, तो सो द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल फोर्स। कार्तिकेय, आस्था, अन्वेषा, एनी डाउट इन दिस? No, sir. नो सर। ठीक है, तो ये है मेरे पास फ्रिक्शन के बारे में। अच्छा इसी तरीके से ना ये मेरे पास कुछ लॉज होते हैं, मतलब उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उसमें भी कुछ नहीं है, बस वहां पे सारी चीजें कैसी हो जाएंगी। पहली बात तो जैसे मैंने ऊपर क्या लिखा है देखो, जैसे ये लिखा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, तो वो किस चीज को करेगा वैसे, वो मतलब देखा जाए तो पहली बात तो बताओ वो आएगा कब, पहली बात वो आएगा कब, जब कोई भी चीज क्या होगी, रेस्ट में लग रही होगी, राइट। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या वो भी नेचर पे डिपेंड करेगी सरफेस के? Yes. अच्छा क्या वो सरफेस के सरफेस कैसा है उस पर डिपेंड करेगी, कैसी पॉलिश हो रखी है, बिल्कुल करेगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा क्या उसे भी एरिया पे डिपेंड करना चाहिए? नहीं। नहीं करना चाहिए। क्या उसे आर के ऊपर डिपेंड करना चाहिए? हाँ। बिल्कुल, सब कुछ ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है। तो बस फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये स्टैटिक बन जाएगा, ये आर हो जाएगा। यार ये शोर कहाँ से आ रहा है, एक सेकेंड, मेरे को लग रहा है कुछ पार्टी वार्टी चल रही है बाहर, ढोल बज रहा है यार, बताओ शादी कौन कर सकता है ऐसी सिचुएशन में? नहीं कर रहे होंगे लोग वैसे ठीक है, यहाँ तक किसी को, खुश होंगे, मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है। हाँ मुझे पता है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं तारीफ कर रहा हूँ, वेरी गुड। फिर क्यों कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन ट्रेन का? पहले तो बोला था नहीं करेंगे। अरे सर आप कभी तो खासियत देख लिया करिए। खासियत क्यों, तुम तो अच्छा गलती अच्छी बात, मैं तारीफ कर रहा हूँ, उन्होंने राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा जो वादा किया था कि हम 1 साल में युवाओं को 1 करोड़ जॉब देंगे, जो बेचारे निकल रहे हैं 12th पास करके। अब कोरोना में बेचारे वो लोग भी कहाँ से, जैसे देखिए अमित शाह को कोरोना हो गया। कोरोना से पहले तो भाई तुम, ये एक फेलियर है, ये फेलियर है। हाँ, एक देश का मंत्री कोरोना से संक्रमित हो गया, ये फेलियर है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। दुकान भी बोल रही है अच्छी बात है, बहुत फेलियर है, सही गलत तो फेलियर है तो बोलो ना फिर कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, सब तुम तो तारीफ कर रही हो। करके वो बाहर गया था तभी तो हुआ है ना, उसने कुछ काम कर रहा होगा तभी तो हुआ बेचारा। अच्छा वेरी गुड, मतलब अगर यही चीज अगर केजरीवाल को हो जाए तो तुम बोलते हो कि देखो देखो खुद तो संभाल नहीं पाया, तो उसने भी कुछ किया ही होगा, तो उसने बाहर काम ही किया होगा, हमने सर कैसे सर अकेले पड़ गए क्या? सर टेंशन मत लो सर, मैं भी हूँ आपके साथ। कोई भी केजरीवाल हो या कोई भी हो, हुआ है तो किसी वजह से हुआ है, कुछ काम ही कर रहा होगा, ऐसा तो नहीं घर पे बैठे आए कोरोना। अच्छा ठीक है, एक सेकंड कुछ काम कर रहा होगा इसलिए हो गया है। अच्छा अब कोरोना लापरवाही से फिर कब होता है? अगर कोई लापरवाही करेगा, आपको क्या पता, आपको कैसे पता कि इसलिए इसको अगर हो सकता है अमित शाह को होगा तो लापरवाही से होगा, केजरीवाल को सही से होगा, क्योंकि अच्छा तो तुम्हें कैसे पता है कि वो काम कर रहा होगा तभी हुआ है, लापरवाही से नहीं हुआ है? अच्छा आप भी कुछ, हमने तो कुछ बोला नहीं ना, हम तो आपको अपोज कर रहे हैं, आपको बोलना ही नहीं चाहिए। अपोज ही कर रहे हो तुम, बोलो तो तुम, आप गलत बोल रहे हो ना, आपको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है हो गया ना, क्या कर सकते हैं। ये एक सरकार का फेलियर है कि एक मंत्री को भी हो गया है, इससे एक गलत संदेश जाता है जनता में कि जब मंत्री ही
खुद उससे इन्फेक्शन हो गया है तो आम जनता का क्या हाल होगा। इससे ये मैसेज जाता है पूरी जनता को, Yes, एक गवर्नमेंट को तो आम जनता एक को गवर्नमेंट को एक ठीक है, गवर्नमेंट सर। को प्रिकॉशन लेने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं लिए, और उसी का आज ये खामियाजा पूरी जनता भुगत रही है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, इंडिया नंबर 1 पे चल रहा है ये मामले को, जितने तेजी से ये बढ़ रहे हैं, इतना सबको पीछे कर दिया है, अमेरिका, इटली, सबको पीछे कर दिया सर इंडिया ने। पॉपुलेशन भी तो देखो। अरे मैम, तो पॉपुलेशन तो population चाइना की भी है, चाइना से आया है। चाइना चाइना तो का छुपा कोई रहा है, अभी भरोसा हमें नहीं इतना कर श्योर सकते नहीं है ना सर। कि उसके चाइना का सारे- भरोसा नहीं कर सकता, ये ठीक है, नहीं कर रहे हैं हम भरोसा, लेकिन चाइना में कंट्रोल तो है। ये हमें ये क्या तो पता। ये एक डिफेंड, हाँ सर, तो क्या ठीक है, ठीक है, टाइम हो गया आज सर। अच्छा है, ठीक है, आई एम कल सॉरी क्या फॉर पता दैट, चालू हो जाए। मैंने आप लोगों से बहस करी, मैं माफी चाहता यस हूँ, सर, 6:30 हो गया क्योंकि सर। अब तो तुम्हें 2 घंटे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। सर ये सर ट्यूशन है, ठीक इसके है, बाद अब दोबारा हमारे पास कौन सा ट्यूशन है तुम्हारा आज? 8:30 बजे मैच। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। 8:15 तो फ्रिक्शन के बारे में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो ठीक है, सर। देशभक्त बनो, बस एक बात बोलूंगा, पार्टी भक्त से कुछ नहीं मिलने वाला। सर मैं अभी हम अच्छे को- हमें यही नहीं पता क्या अच्छे है को- क्या गलत है, अच्छे जितना को हमें अच्छा- लगता है। आप कभी उसकी पॉजिटिव साइड देखते ही नहीं हो, वही हमेशा तो मैं तारीफ कर रहा हूँ, negative। मैं तारीफ ही कर रहा हूँ, राम मंदिर बनाया। हम वहाँ किसी भी किसी के ऐसा भक्त वक्त नहीं है, हम बस साइड ले रहे हैं। वही तो ठीक है, चुप हो जाओ, ठीक है, मेरे से बकवास मत करो तुम लोग, ठीक है। तो तो ये हमारे पास क्या है, बात नहीं तो ये हमारे पास है थोड़ा सा फ्रिक्शन के बारे अकेले में। हो गए हैं, बाकी मिलते हैं हम इसीलिए। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, और भगवान सबको सद्बुद्धि दे, ठीक है। सर बायोलॉजी